नाज़रीन किराम, हम रोज़ कुछ ना कुछ बात करते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान की मईशत को हम ख़राब कर रहे हैं, कभी कहते हैं सियासत को ख़राब कर रहे हैं, कभी कहते हैं सलामती को ख़तरा है, कभी कहते हैं अदालतें बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहरान का शिकार हैं, तो कहते हैं दूसरे इदारे बड़े उलझन में मुब्तला हैं। लेकिन एक बुनियादी मसला है तालीम के बारे में, सबका इत्तफ़ाक़ है कि तालीम को मजबूत होना चाहिए। जो मुल्क तालीम में मजबूती इख्तियार करते हैं वही तरक्की करते हैं। बहुत से मुल्क जिनकी शरह ख़वानदगी तकरीबन 100% है, 100% ना सही तकरीबन 100% है, वो मजबूत मईशत रखते हैं और मजबूत माशरती सूरत हाल उनके यहाँ मौजूद पाई जाती है। और ख़ास तौर पर आला तालीम के बारे में हम कहा करते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनको ख़ास तौर पर इतना बजट फराहम होना चाहिए कि वो अपने आने वाली नस्लों को मुनासिब तौर पर तरबियत दे सकें। कभी कभी तो लोग मुवाजना करते हैं कि जितना मुल्क का बजट है फ़लाँ यूनिवर्सिटी का, सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का इतना बजट है। कहा जाता था कि 4% बजट तो करें हम, और हर हुकूमत कहती थी कि 4% करेंगे। हम 2% पे अटके हुए थे बहुत दिनों से। अब मालूम हुआ है कि IMF ने हमें कहा है, फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आप किस पंगे में पड़े हुए हैं, आप तालीम के शोबे में क्यों दखल दे रहे हैं। ये तो सबाई मसला था, 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे में चला गया है। आप क्या अपने HEC बना के बैठे हुए हैं और आप यूनिवर्सिटियों को ग्रांट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो वो ग्रांट जो 65 अरब थी, अब हमने सुना कम करके शायद 29 अरब करने का इरादा है। 32 अरब कुल तालीम के लिए मुख्तस किए गए। इससे बड़ी पहले हमारे यहाँ बहस थी कि तालीम को हमने सूबों को क्यों दिया। तालीम एक मरकज़ का मौजू होना चाहिए, मुल्क में एक यूनिफॉर्म किस्म की तालीमी पॉलिसी होनी चाहिए। कार्यक्रम गाइडलाइन तो उनकी एक होनी चाहिए, अपना बनाते हैं बनाएं, लेकिन गाइडलाइन तो एक होनी चाहिए। बहुत सी बातें थी जिसमें बहस होती थी कि सूबों को नहीं जाना चाहिए। इसलिए वफाक जो था रिलक्टेंट था। सेहत के बारे में, तालीम के बारे में कहा जाता था कि ये सूबों के मसले लाग सही, लेकिन वफाक का इस पर कंट्रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब IMF ने कह दिया, हमने मान लिया, सारी जिम्मेदारी अब सूबों पर डाल दी। सूबे अपने बजट बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने तो तालीम के बारे में कभी सोचा ही नहीं। प्राइमरी तालीम को भी वो ठेके पे दे रहे हैं। ठेके देने का मतलब है कि वो दूसरों लोगों को कहते हैं कि आओ इनको गोद लो और कुछ खर्च आप करो, कुछ पैसे हम देते हैं। इस तरह स्कूल चाहते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, निज़ाम अच्छा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में पैसों को कम करना IMF के कहने पर यहाँ लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटियाँ कैसी चलेंगी, आपने घर घर यूनिवर्सिटियाँ खोल दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, उनको फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं, उनके पास वसाइल उतने हैं नहीं, क्या तालीम देंगी वो। हमारी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में उस नंबर पे नहीं आती, तो इसलिए नहीं आती तो हम तो वसाइल ही प्रोवाइड नहीं करते। कुछ और भी वजूहत हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के। गोया अब HEC की जगह इन्हें ही हमें पैसे प्रोवाइड करने हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटियों को, सूबों की यूनिवर्सिटियों को। हर सूबा अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों को पैसे भी प्रोवाइड करेगा और बहुत सी बातें भी करेगा। प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, साबिक चेयरपर्सन है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के। ये भी इसी इदारे के चेयरमैन रहे हैं और वाइस चांसलर रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के। इनके अलावा हमारे साथ लाइन पर इब्राहिम हसन मुराद साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा वो निगरान काबीना के वज़ीर भी रहे हैं। और मेरे लिए तो भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हसन मुराद के बेटे हैं और हमारे बहुत ही मेहरबान खुर्रम मुराद साहब के, पूरे मुल्क इनको एक बड़े दानिशवर के तौर पर जानता है, उनके पोते हैं। फिर स्टूडियो में हमारे साथ फैसल नईम मसूद साहब बैठे हुए हैं। नईम मसूद साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, कुछ बुनियाद बनाइएगा, फिर मैं शाहिद मुनीर साहब से पूछूंगा, फिर इनका तजर्बा लूँगा, हसन मुराद से भी लूँगा, नई जनरेशन की राय भी सामने आए। क्या तालीम के बारे में हम क्या करना चाह रहे हैं? देखिए 32 अरब क्या यूनिवर्सिटियाँ कैसे चलेंगी? देखिए मीर साहब, आपने जो नुक्ता उठाया मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने तो साफ साफ सीधा सीधा कहा कि IMF की माननी क्यों ज़रूरी है, इतना हम पे क्या मसला है। दूसरा जो आपने ये कहा ना कि जो 18वीं तरमीम के तहत सेहत और एजुकेशन सूबों का मसला है, उन्हें ये देखना चाहिए जो नहीं देखते। तो मैं एक अर्ज़ करूँ, हायर एजुकेशन के हवाले से ताली बजती है मीर साहब दोनों हाथों से। हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है या एजुकेशन सेक्टर है, हायर एजुकेशन जिसे हम यूनिवर्सिटी कह लेते हैं,
जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी रिसर्च के हवाले से, कोई पॉलिसी मेकिंग के, कोई इंडस्ट्रियल लिंक के हवाले से, या कोई कंसोशियम पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी इंटरनेशनलाइजेशन के रेफरेंस में मुल्क की वो खिदमत नहीं कर रही जो इनका फ़र्ज़ बनता है। चले हम कह देते हैं नोखेज़ यूनिवर्सिटियाँ नहीं कर पाएंगी, भाई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं जिनसे कई यूनिवर्सिटियों ने आगे जन्म लिया, जिनका राज है एजुकेशन पे, ये काम जो आज के दौर का है, जो रिसर्च का काम है यूनिवर्सिटी का, जो एक्चुअल काम है, जो स्कूल और कॉलेज से बहुत मुख्तलिफ है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब मैंने अर्ज़ किया ताली दोनों हाथों से बजती है, फिर वफाकी और सूबाई हुकूमत भी इन्हें इग्नोर कर रही है, ना किसी रेकरेंट ग्रांट में कोई इनकी मदद हो रही है। जिस तरह आपने बताया कि अरबों बजट कम कर दिया गया, जो हम 4% पे जाना चाह रहे थे, बल्कि जाना तो 7-8 पे चाहिए था, वो हम 2 से भी नीचे आने के दर पे हैं। अब जब तक हुकूमत हायर एजुकेशन को सोतीलापन इसका समझते हुए इसको सका बनाए और करीब नहीं लाती और माहिरीन को साथ इन्वॉल्व नहीं करती, तब तक काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारे लिए अच्छा है, देखें उसने रोज़गार भी फराहम किया, क्वालिटी एजुकेशन भी की, लेकिन हुकूमतों के फ़र्ज़ होते हैं कि तालीम को सस्ता करे, चाहे सब्सिडाइज करे, चाहे हेल्प करे, चाहे ग्रांट्स दे, उससे हुकूमत जान नहीं छुड़ा सकती। जिस तरह के अब स्कूलों से जान छुड़ाना चाह रही है, पब्लिक प्राइवेट जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, वो भी उतने जब आप जड़ ही मजबूत नहीं करेंगे, रूट ही मजबूत नहीं करेंगे, तो उसमें आप कहें कि आपके लश ग्रीन पौधे भी हों, आपके लश ग्रीन बाग बगीचे भी हों हायर एजुकेशन के, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, आखिरी बात, कि आप हायर एजुकेशन और सूबों की जो हायर एजुकेशन है उसमें कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन बताएं, कोई डिवीजन ऑफ लेबर बनाएं, इनकी लड़ाई ख़त्म करें। एक्चुअली लड़ाई है, ये माहिर तालीम खुद नहीं बताएंगे, ये मुलाजिम खुद नहीं बताएंगे, कोई हम जैसा तालीम का आशिक ही आपको बताएगा। जब तक इन मामलात को वज़ीर आज़म और वज़राए आला लेवल पे नहीं देखा जाता, ये मामलात हल नहीं होंगे, सिर्फ वज़रा से हल नहीं बुनियाद आ गई जी। डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, आपको बोझ आ गया सारा। पहले HEC पे बहुत लोग गालियाँ देते थे, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले कहते थे, अताउर रहमान के बाद उनको भी गालियाँ पड़ी, उनकी तारीफ भी हुई, ये कहा एक नया बड़े PhD आ गए हैं, किसी ने कहा अच्छा हुआ, किसी ने कहा बुरा हुआ, बहुत सी बातें हुई हैं। अब सारा बोझ आप पर आ गया है। वफाक ने तो हाथ जड्डी दिखा दी है कि 29 अरब या कितने पैसे देंगे, और आपके पास जगह जगह फैली हुई यूनिवर्सिटियाँ हैं, मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपके पास है, बाकी यूनिवर्सिटियाँ भी इतनी बड़ी हैं कि मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बड़ी हैं। कैसे ये काम सारा करेंगे, क्या प्लान कर रहे हैं आप आने वाले बजट में? जी बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आप हमेशा ही तालीम के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। नई मसूद साहब हमेशा तालीम पे लिखते हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। निज़ामुद्दीन साहब मेरे बुजुर्ग हैं और मुझसे पहले इसको चला रहे थे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में। आप सभी लोग मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। असल चीज़ सर ये है कि ये सियासी फैसले हैं। 18वीं तरमीम एक सियासी फैसला है और उसके बाद जो है ये आला तालीम एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट बन गया। और ये तो सूबों को उठाना ही था। जब NFC अवार्ड में पैसों की तकसीम होती है तो फिर सूबे अपने महकमे चलाते हैं। जो IMF इनको एडवाइस करती है, ये मशवरा देती है, तो वो ये देखती है कि कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस जो है वो अगर फेडरल में ज्यादा है तो शायद उन्होंने ये कह दिया हो कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस कम करें और वो ये बर्डन जो है सूबों का है, सूबे उठाएं, इस तरह की कोई चीज होगी। लेकिन अगर ये ऐसा है भी तो सिंध जो है ऑलरेडी इस साल जो है वो कोई 20 अरब रुपए उसने यूनिवर्सिटीज को दिए हैं और अखबारात में ये आया है कि अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने 30 अरब रुपया रखा है। और इसी तरह जो पंजाब है यहाँ कोई 6 अरब रुपए के करीब रकम जो है इस साल यूनिवर्सिटीज को रखने की मद में दी गई थी जो नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं। और जो फेडरल HEC है वो हमारी पंजाब की यूनिवर्सिटीज को 20 अरब रुपए फराहम करता था। मैंने कल ही एक खत जो है सेक्रेटरी HED के जरिए सेक्रेटरी साहब को भेजा है कि वो वजीर आला साहब को भेजें ताकि उनको अप्राइज किया जाए कि अब वो 20 अरब रुपए शायद सूबे को ना मिले, तो 20 अरब रुपए वो और जो ऑलरेडी हम 6 अरब रुपए दे रहे थे वो
इसका बंदोबस्त जो है वो पंजाब हुकूमत करे। और मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं एक मीटिंग में गया था जहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा मौजूद थी और सेक्रेटरी साहब हमारे भी मौजूद थे, तो उन्होंने फरमाया था कि हमारी जो सरकारी जामियात हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, इसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और जाहिर है कि दुनिया की कोई भी जमहूरी हुकूमत हो, उसकी 3 काम प्रायोरिटी मेरी नज़र में जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि तालीम, सेहत और जो मास ट्रांसपोर्टेशन है, ये 3 शोबे ऐसे हैं जिसमें हुकूमत जो है वो अपने अवाम को रिलीफ फराहम करती है। तो इसलिए मेरे नज़र में मरियम नवाज साहबा का जो सूबा है पंजाब, वो तालीम, आला तालीम का हब होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर बहुत मेहरबान होंगी और वो अपने वसाइल, अपना पेट काट के भी कहीं ना कहीं से वो यूनिवर्सिटीज को ये मतलब देंगी। सारा और उनको बोझ अब किसी बुरहान का आप पे आ पड़ा है जी, आपको ही अब फंड करना पड़ेगा हम यूनिवर्सिटियों को। हम अच्छा, अब हम इसके लिए हम तैयार हैं। हमने मैकेनिज्म डिवाइस कर लिए हैं, हमें मालूम है कि किस यूनिवर्सिटी को कितने पैसे चाहिए। उसके लिए पूरा हमारे पास बंदोबस्त है, मैकेनिज्म मौजूद है। जो ही हुकूमत ये फैसला करती है कि वो फाइनेंस करेगी, तो हम उस जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। और हमारे एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हमारा ये काम है कि हम हुकूमत को बताएं एग्जैक्टली कि यूनिवर्सिटीज को कितनी फंडिंग चाहिए, और फिर हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात जी। मैं अब मेरा ख्याल में निज़ामुद्दीन साहब आपसे ही पूछूंगा कि आप भी इस जिम्मेदारी पर रहे हैं, क्या पंजाब हुकूमत जो जिम्मेदारी उठा लेगी? यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस वक्त, ये ठीक कह रहे हैं कि सूबाई और वफाकी जो तालीम के ये उनका भी HEC कह रहे, आपका भी HEC कह रहे, इनका झगड़ा ही रहा है और कभी सुलह सफाई हुई नहीं। कैसे अब मसले को हल किया? डिस्कशन शुरू हुई थी मेरे ज़माने में भी, और कहा गया था कि PND और एम्प्लॉय डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो कुछ पैसे देगा स्पेशली, लेकिन वो मांगेगा पहले फेडरल गवर्नमेंट से कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे उनको दे, वो फिर एलोकेट करेगा, क्योंकि उस ज़माने में पैसे उन्हीं के पास थे। अब उनको करना पड़ेगा क्योंकि चॉइस है ही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो उनके पास चॉइस नहीं। अदरवाइज़ हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सीवियरली सफ़र करेंगी। बहुत सी ऐसी चल नहीं सकती जो नई यूनिवर्सिटी, उनके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत सीरियस फैसला करना पड़ेगा और हमारी चेयरमैन, हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा को। लेकिन ये तो सिर्फ एसेंशियल की बात हो रही यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है, जैसे वो कह रही हैं, मॉडर्नाइज करना है। उसके लिए और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इतने वो भी काफ़ी नहीं जो आप एलोकेट कर चुके, ये भी बहुत पहले कम थे। तो मेरे ख्याल है बहुत फैसला करना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि 80 अमेंडमेंट से ताल्लुक़ का थोड़ा कम है, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट पहले भी था, यूनिवर्सिटी पहले भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट पहले भी प्रमोट है। सिर्फ अलग रिसोर्सेज जो था ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आता था, उसको टेक ओवर कर लिया था, प्लान HEC ने कर लिया था। लेकिन अथॉरिटी जिम्मेदारियाँ सारी पहले भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती थी, वो क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे थे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थोड़ा पीछे रह गई थी। जैसे भी वही हमारे शाहिद मिर्ज़ा ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एलोकेट करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये होना चाहिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करे ना करे, पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे। रिसोर्सेज एलोकेट जी। इब्राहिम हसन मुराद साहब, आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं और पंजाब गवर्नमेंट में भी रहे हैं, सारे मसले को समझते हैं। क्या अब ये सारा सूरत जब पैदा होगी तो तालीम कहाँ जाएगी? यानी कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से दे सकते हैं, लाजमी नहीं कि सरकारी यूनिवर्सिटियों को देखें। आपकी यूनिवर्सिटियाँ भी इस पूरे सूरत में कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे लेकर मामले को चलेंगी और कैसे लोग तवक्को करें कि मुल्क में तालीम का मेयार बेहतर होगा? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आज जो है हायर एजुकेशन का सेक्टर और स्कूल एजुकेशन जो है ये पाकिस्तान में खड़ा किधर है, पंजाब में खड़ा किधर है। और आज हम जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे जो इनरोलमेंट के रेशियोज़ हैं ये ग्लोबली कैसे कंपेयर होते हैं। जिस तरह आपने बुनियादी बात शुरू में जो छेड़ी कि आपका जो GDP का परसेंटेज है एजुकेशन पे स्पेंडिंग, वो तकरीबन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से 4% होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 1.7% पे है। अच्छा, इंडिया जो है इस साल मैं पढ़ा था कि वो 2.9% से 6% पे इसको लेके जा रहा है। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन मैक्सिमम आती है। अच्छा, इंडिया के अंदर ये 43 मिलियन है। अगर हम 1/7 पे भी हैं तो हमारे पास ये कम से कम 3 गुना होने चाहिए, 2 से 3 गुना। तो एक तो चले ये चीज़ हमें हमारे इस्टेब्लिश होगी कि हमारे पास हायर एजुकेशन और एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रूम है फॉर ग्रोथ का,
और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अब बात ये आती है कि जब वफाक जो है वो अपना अगर बोझ समझ के उठा रही थी और सूबे जो है वो क्यों नहीं उसको कंटिन्यू कर रहे थे, और आज जो है ये, अब मैं जिस तरह इसको समझता हूँ कि सूनर या लेटर जो है दिस वाज बाउंड टू हैपन। और ये कि सूबों ने जिस तरह कभी कभी जिक्र हुआ कि सिंध ने अपना शेयर ले लिया, सिंध और केपी वाहिद दो सूबे हैं जो 20% जो कि मिनिमम आपकी बजट की एलोकेशन होनी चाहिए एजुकेशन पे, ये दो सूबे खर्च कर रहे हैं। पंजाब जो है इसमें पीछे है, तकरीबन 16-17% पे है, बलूचिस्तान भी 16-17% पे है। देखें, अगर पंजाब के अंदर आप 1000 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट ला सकते हैं, तो आप 30-40-50 अरब रुपए क्यों नहीं पंजाब की जो जामियात है, जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, जीसी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब आप ये भी देखें कि फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट बजट था 5 साल पहले 1000 अरब रुपए होता था और पिछले साल ये सिर्फ 500 अरब था। उसके बनिस्बत पंजाब का डेवलपमेंट बजट वफाक के डेवलपमेंट बजट से डबल है। तो आपको इससे नजर आ रहा है कि जो फिस्कल स्पेस है वो सूबों के अंदर अवेलेबल है और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको पहले ही ले लेनी चाहिए थी। और इस साल जो भी हमारी जामियात हैं उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट भी करना चाहिए और उसके साथ साथ एक्सीड भी करना चाहिए। ठीक बात। देखिए नाज़रीन कराम, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मसला यही है कि क्या सूबे जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। सिंध तैयार हो गया, खैबर पख्तूनख्वा तैयार हो गया, पंजाब अभी सोच रहा है। अपने आप को आप बहुत हम करार देते हैं कि हम बहुत गोया के प्रोग्रेसिव सूबा हैं, तो क्या हम वहीं खड़े हुए हैं अभी 16-17% पे, या हम नहीं चाहते कि हम भी उतनी इन्वेस्टमेंट करें। हमारे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, यानी वैसी यूनिवर्सिटियाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लिया, बाकी यूनिवर्सिटियाँ अभी छोड़ दें, बावजूद जिक्र यूनिवर्सिटी हर शहर की यूनिवर्सिटी है जी, गुजरात यूनिवर्सिटी। अब तो आपने इतनी यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं, उनको फाइनेंस करेंगे तो चलेंगे, वरना मजाक बन जाएगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। इकराम, हम गुफ्तगू इस बात पे कर रहे हैं कि हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को कैसे फाइनेंस करना चाहिए, और ये एक स्टेप है यूनिवर्सिटियों के स्टैंडर्ड को आला करने का। उनके यहाँ अगर रिसर्च का काम होता है तो उसमें हुकूमत जितना तावन कर सकती है वो तो हुकूमत को करना चाहिए। अब वो सूबाई हुकूमतों को करना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, इंडस्ट्री कैसे उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती है, दूसरे इदारे कैसे कर सकते हैं। इसको सारा के सारा हम इंडस्ट्री या कमर्शियल लेवल पर नहीं छोड़ सकते। ऐसी सूरत में बहुत से इदारे, बहुत से मुल्कों में ऐसा होता है, बंद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा एक, तो बहुत से जगह ये होगा कि फ़लसफ़ा पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कोई इंडस्ट्री भी उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, कोई कमर्शियल अदारा भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो क्या बंद कर दिया जाए, कौम से सोशल साइंसेज या फलसफे को छीन लिया जाए क्या, कैसे आप सारे मंजरनामे को देखते हैं। बड़ा अच्छा नुक्ता मीर साहब आपने उठाया, मैं इस हवाले से एक अर्ज करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे वाइस चांसलर्स में एक कमज़ोरी पाई गई है। कमज़ोरी इस तरह पाई गई है कि उन्हें फाइनेंस का उतना पता नहीं है। साइंस का है, कहीं आर्ट्स का है, कहीं लैंग्वेजेस का है, और ये बड़े आराम से मसला हल किया जा सकता है कि वाइस चांसलर लेवल पे ट्रेनिंग करा दी जाए कि वो फाइनेंस जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगली बात, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेशुमार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, उसका जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को अल्लाह मुझे माफ़ करे और बाकी लोग भी सबक हासिल करें, मैं कहा करता हूँ कि क्राइम सिंडिकेट है। अब सिंडिकेट में क्या है, सिंडिकेट में एजेंडा पढ़ के लोग नहीं आते, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, वाइस चांसलर्स भी हैं, और सिंडिकेट होता क्या है, आपने सियासतदानों को उसमें डाल रखा है। मैं वही कई इलाकों की यूनिवर्सिटियों में सियासतदानों ने वाइस चांसलरों को ब्लैकमेल किया कि फलां लड़के के नंबर दो, फलां को दाखिला दो, फलां प्रोफेसर को फलां को प्रोफेसर बनाओ, ये करो वो करो। मीर साहब आपने नब्ज पे हाथ रख दिया। अच्छा, अब आगे जाते हैं। ये क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी भी यूनिवर्सिटी की। ये जो सिंडिकेट होता है, जो वाइस चांसलर है वो तो अफसर मिजाज है। अब मौजूदा हमारी पंजाब गवर्नमेंट, जिसने अभी तक हायर एजुकेशन का मिनिस्टर ही मुंतखब नहीं किया, पता नहीं कहतुर रजाल है या इसमें कोई और उनकी राज की बात है, आई डोंट नो। सबसे पहले उन्हें अपने हायर एजुकेशन का मिनिस्टर लाना चाहिए था। लेकिन एक बात, 2, 4, 5 मैंने ऐसे मेंबर्स देखे हैं सूबाई असम्बली के जो खुद FA हैं, और माशाल्लाह एक ऐसा बंदा भी है जिसकी अपनी डिग्री क्वैश्ड है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया, वो सिंडिकेट का मेंबर है बतौर MPA। ये एक बहुत अलमिया है। ये कैसे यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएंगे जो बंदा एजेंडा पढ़ ही नहीं सकता। तीसरी एक सबसे अहम बात,
ओरिक और क्यूईसी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था एचईसी का। अब ओरिक में जब तक आप इंडस्ट्री का बंदा नहीं लाएंगे तो इंडस्ट्रियल लिंक कैसे होगा? क्यूईसी में जब तक आप एक्सपर्ट बंदा नहीं लाएंगे, वाइस चांसलर का बंदा लाएंगे सिफारशी, तो वो क्वालिटी एनहेंसमेंट सर नहीं हो सकती। जो आप सिंध की बात करते हैं, सिंध में 23-24 सर, पिछले दिनों मेरी सिंध के हायर एजुकेशन के जो चेयरपर्सन हैं उनसे बात हुई डॉक्टर तारिक समी से, वो कहते हैं हमारे पूरे सिंध में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसकी तनख्वाहें नहीं दी गई या जिसमें फाइनेंस की कमी है, कोई लीडर की वजह से हो या ना हो, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और हमने यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया हुआ है जो बाकी सूबों से एक डिफरेंट चॉइस है। जब सिंध ये सब कुछ कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं कर सकता? और आखिरी बात मीर साहब मैं ये कर्ज करूंगा, आप जब तक सिलेक्शन बोर्ड अपने जो हैं उसमें गैर जानबदार बंदे नहीं बिठाते, आप जब तक सर्च कमेटियों में वाइस चांसलर में आप नहीं बिठाते वो बंदे जो गैर जानबदार हैं, तो ये तालीम हमें फ्रूटफुल तो नहीं होगी, कोर्ट की कास्ट होती है। बात है नहीं मुस्तफा साहब, मैं तो इसका कायल हूँ कि बुरा ना मनाइएगा कि सर्च कमेटी की जरूरत क्या है। यानी सर्च कमेटी इंटरनल मसला होना चाहिए। वाइस चांसलर का आप इंटरव्यू कर लेते हैं वाइस चांसलर के लिए, उसको तो आप ऑफर करें कि आप अगर कोई इस काबिल है। हाँ, पुराने जमाने में ऑफर किया जाता था और कई बार बहुत से लोग रिफ्यूज कर दिया करते थे। ऐसी सूरत हुई है, मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, जस्टिस शरीफ का मामला हुआ, कुछ और लोगों का मामला हुआ, वो क्यों हुआ करता था? वाइस चांसलर की एक पोजीशन हुआ करती थी। अब हमने बैठा दिया है कि भी एक सर्च कमेटी है, फिर एक इंटरव्यू है, फला। आपने ये सिस्टम बनाया है, सिस्टम पर भी नजरसानी करें। जी डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, ये सारा चैलेंज अब आपको फेस करना पड़ेगा पंजाब में। आपने बजट भी फिलहाल कम रखा हुआ है, आप ट्राई करेंगे कि पैसे ज़्यादा लाएं और उसको बेहतर करें, लेकिन बाकी जो चैलेंज हमारे दोस्त बता रहे हैं हमें फेस करने पड़े हैं, कैसे उसको आप इंटरेस्ट करेंगे? देखिए, एज फार एज फंडिंग इज कंसर्न, ये इंशाल्लाह पॉलिटिकल लीडरशिप इसको एड्रेस करेगी। हम उसको इंटीमेट हमने किया और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रिसोर्सेज सूबा जो है वो फराहम करेगा और जरूर करेगा आला तालीम के लिए। दूसरी बात यह है कि जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन है वो पाकिस्तान में सिर्फ 13% है और जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन है वो 38% है। तो हमें जो हमारी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को और सूबे को मजीद यूनिवर्सिटियों की जरूरत है और इसके साथ साथ जो है ताकि ये जो हमारी यूथ है वो आला तालीम हासिल कर सके, आला तालीम हासिल करके वो एक स्किलफुल और एम्प्लॉयबल यूथ में कन्वर्ट हो सके, ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और उसके लिए हम ये रिसोर्सेज हम तवक्को रखते हैं कि पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह हमें फंड्स जो है वो फराहम करेगी और यूनिवर्सिटीज जो है वो चलती रहेंगी। और जैसा कि नईम मसूद साहब ने फरमाया कि यूनिवर्सिटियों का बुनियादी काम जो है वो तहकीक करना है। तहकीक का मतलब है नए इल्म की दरियाफ्त और नए इल्म को डेवलप करना, और ये R&D एक बड़ा कॉस्टली बिजनेस है जिसमें लेबोरेटरीज के अंदर एक मशीन करोड़ों रुपए की है। तो इसलिए इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फंडिंग की और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जितना हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, जितना उसी तरह से हमारे इनोवेशन इंडेक्सेस जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। अभी हम बहुत पीछे हैं दुनिया में, इस खित्ते में भी बहुत बहुत पीछे हैं। तालीम पे अगर आप, इब्राहिम साहब ने फरमाया कि 1.7% खर्चते हैं, तो आला तालीम पे सिर्फ 0.09% खर्च रहे हैं, जो इस खित्ते में भी हमारा सबसे कम है। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो तब्दील करने की जरूरत है, इसको आला तालीम को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। तो वो फंडिंग हमें करनी होगी। हमारी ख्वाहिशात ये जरूर होती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और वहां तक आए, लेकिन वे उसी सूरत आ सकती हैं जब हम इनमें इन्वेस्ट करें। और इस वक्त पंजाब की 16 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में फॉल की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो रैंक हुई हैं। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो तमाम जो कोताहियां जिनकी तरफ नईम मसूद साहब ने इशारा किया है, वो एक मुसलसल जंग है, वो मुसलसल एक जदोजहद है जिसको पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल एजुकेशन कमीशन के साथ मिलके और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके पूरी तरह लड़ने की कोशिश हम करते हैं और उससे हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। यूनिवर्सिटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया, लेकिन ये है कि ये जो सूरत हाल है, जिस तरह आप आवाज उठा रहे हैं, इसी तरह पूरी कौम के कंसर्न है और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसके लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस करेगी और इंशाल्लाह हम उसको बड़े ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्ट भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे
और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स जो हैं इंशाल्लाह वो भी लॉन्च करेंगे। ठीक बात जी। निजामुद्दीन साहब, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, ठीक। आपने एक बात आप कही, ये काम कर चुके हैं, आप बताइए कि आने वालों के लिए चैलेंज तो ज़्यादा बड़ा हो गया, कैसे वो इसको डील ये करें? जब तक नहीं होगा जब तक हुकूमत पंजाब PHEC को अपने साथ लेके चलेगी, ठीक है। क्योंकि उसको अभी तक एक रखा हुआ है तो कोई और एवेन्यू भी हम फाइनेंस का तलाश कर सकते हैं, इंडस्ट्री का कुछ और कर सकते हैं। मसला दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटी के पास अलमनाइज काम किया करती हैं, हमारे यहाँ अलमनाइज भी जो काम नहीं जो करती। यूनिवर्सिटी के लोग बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT वगैरह, मैं कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में काम करता था, वहाँ पे फाइजर जो फार्मास्यूटिकल है उन्होंने 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के दे दी थी रिसर्च के लिए, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी को दे दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जब तक फंडिंग हमारे पास नहीं आएगी इंडस्ट्रीज से, बिजनेस हाउसेज से, सिर्फ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट से डिपेंड करना मेरे ख्याल है काफ़ी नहीं होगा। तो ये बहुत सी जगह जाना पड़ेगा, फंड रेजिंग करने के लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं पब्लिक सेक्टर में कि आप सिर्फ 50 की क्लास बना सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं कर, जगह मौजूद हैं, क्लासरूम मौजूद है, टीचर भी मौजूद है, लेकिन वो कहते नहीं हम 50 के लगाएंगे लिमिट, तो वो भी गलत है। वहाँ लिमिट बढ़ाएंगे तो बहुत से और स्टूडेंट भी आपके पास आके पढ़ेंगे, उनसे भी रेवेन्यू जनरेट होंगे। आपने बात की थी वाइस चांसलर की सिलेक्शन की, में दुनिया भर में ये होता है, सर्च कमेटी बैठती है लेकिन सर्च करती है, इंटरव्यू नहीं करती। ठीक ठीक, हमारी इंटरव्यू कमेटी बैठी हुई, वो सर्च करती है, वो ढूंढ के लाती है और ख़ुद नॉमिनेट करते हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, तो फिर कमेटी बैठ के उसका फैसला करती है। लेकिन हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि गवर्नमेंट इसके लॉ बना दिए हैं, हर यूनिवर्सिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर सेलेक्ट कैसे होगा, जब तक वो एक्ट बदलेगा नहीं हमारे सिस्टम जिसे बदलना चाहिए। ये क्या बात है, उस्ताद और शागिर्द इकट्ठे बैठे हुए हैं और उस्ताद कई बार भाग जाता बेचारा कि मैं शागिर्द के सामने क्या साथ साथ इंटरव्यू दूं, ये अलग बात है, लेकिन ये वो पोस्ट है जो ऑफर होनी चाहिए, जिसके लिए आपका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जी हसन इब्राहिम हसन मुराद साहब, मैं हसन मुराद ही मेरे मुंह से निकलता है, आप क्या इस पर सारी सूरत हाल पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पर आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल पर, तालीम का म्यार हम कैसे बुलंद कर सकते हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा बनाएं? वो महंगी बहुत पड़ती हैं, ज़ाहिर है खर्चा तो लोगों से पूरा करना होगा, यहाँ तो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, फिर क्या क्या किया जाए? जी देखिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है, और दुनिया में अगर आप देखें जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं दे वर ऑल प्राइवेटली फाउंडेड। अच्छा, आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो काम करता है, अगर आप उसकी कॉस्ट देख लें पर स्टूडेंट और आप पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट देख लें पर स्टूडेंट, तो प्राइवेट सेक्टर की कहीं दर्जा उससे कम होती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखें प्राइवेट सेक्टर में लैंड वो खुद लेते हैं, बिल्डिंग वो खुद बनाते हैं, फैकल्टी वो खुद इस्टेब्लिश करते हैं, हायर करते हैं, लैब्स वो खुद बनाते हैं, A to Z जो भी रिसोर्सेज हैं दे बेसिकली कम अप विद रिसोर्सेज थ्रू देयर ओन मींस। अगर इस प्राइवेट सेक्टर का मुआवजा पब्लिक सेक्टर से करें, पंजाब यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें कि हज़ारों एकड़ जगह है, उस जगह की आप अगर वैल्यूएशन कराएं तो इट विल रन इनटू द ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़। अच्छा, जहां हम बजट की बात कर रहे हैं और बजट राइटफुल एलोकेशन की बात करें, हमें इधर इस पे भी डिस्कशन करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। मैं एक साहब से मिला इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी PhD की फ्रांस से और मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। वो उन्होंने कहा कि जो लैब में इक्विपमेंट पूरे पेरिस के अंदर एक इक्विपमेंट एक डिपार्टमेंट में वो 3 यूनिट पड़े हुए थे। तो आप ये देखें कि जो पहले कई अरब रुपए, कम से कम 50-60 अरब रुपए जो मिस अप्रोप्रिएशन हुई है फंड्स की, और जो यूनिवर्सिटी ने ली है रिसर्च लैब्स के बनाने के मद में, और जो वो ना आज इस्तेमाल हो रही है, ना उसको ऑपरेट करने के लिए कोई आदमी है, और नंबर 2 जो वेस्ट है, देखें फंडिंग शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। आप US में देखें, वो ये देखते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट, ग्रेजुएशन रेट सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी 80% बच्चों को ग्रेजुएट करती है और जीसी यूनिवर्सिटी 50% को करती है, तो हमारे सूबे के जो टैक्स पेयर मनी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को जाने चाहिए। तो इसी लिहाज से जो वाइस चांसलर हैं इनको भी देखना चाहिए कि किस तरह रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं और अपने पाँव पे खड़े हों, अपने रिसोर्सेज जनरेट करें। अलुमनाई जो है उसके थ्रू इंडोमेंट हो सकती है, क्राउड फंडिंग हो सकती है, और इनको खुद भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचना चाहिए कि किस तरह यूनिवर्सिटी खुद अपने रेवेन्यू जनरेट करे, अपना कोई माइनर सरप्लस हो जिससे वो अपनी जो है वो
ग्रोथ और जो ऑपरेशन नीड्स है उनको मीट कर सके। ठीक बात जी। एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात हुई, देखिए एक्सेसिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप घर का दरवाजा खोले तो सामने यूनिवर्सिटी हो। हमें चाहिए कि हम एक 1 आवर 2 आवर 3 आवर ड्राइव पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करें, जिधर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हो और स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी हो। आपका सबसे बड़ा मसला तो ये कि फैकल्टी तो आपको बाद में बात है, पहले तो आपको वाइस चांसलर ही नहीं मिल रहा। आपकी वाइस चांसलर्स की क्वालिटी इतनी डिटेरिएट हो गई है कि वो सेकंड थर्ड टीयर के लोग जो है वाइस चांसलर लग रहे हैं पॉलिटिकल सिफारिशों पे। तो हमें एक इस तरफ भी देखने और सोचने की जरूरत है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। तो बड़ी साफ गोई के साथ काम लिया जी। इसी के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, अब सवाल पैदा होता है किया जाए, मसले का हल कैसे तलाश किया जाए, फ़ंड कैसे लिए जाएँ, इंडस्ट्री से भी लिए जाएँ, किसी और रस्ते से भी लिए जाएँ, अलमनाई से लिए जाएँ, कुछ और किया जाए। लेकिन इससे हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती और इस वक्त ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दी है कि तुम 18वीं तरमीम करते हो, तालीम तो तुम्हारा शोबा, अब लगाओ पैसे ज़रा। तो क्यों जनाब नईम मसूद साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए 18वीं तरमीम मेरे ख्याल में मीर साहब मुफीद है। सूबे के पास पैसे हैं, सूबे यूनिवर्सिटियों को इस्तेमाल करें। और मैं आपको 4 नुक्ते बताऊंगा मुख्तसर वक्त में। जब तक आप प्लेजरिज्म ख़त्म नहीं करते, जो जाली हमारी रिसर्च चल रही है यूनिवर्सिटियों में, तब तक रिसर्च का फ़ायदा नहीं है। दूसरा, हर ग्रेड के साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ है। अब आप 18 में आ गए हैं, आपने थोड़ा काम करना है, आपने 19 में आ गए हैं, आपने बस काम करना है, और आप 21 में आ गए हैं, आपने कोई काम नहीं करना, अब आप फुल प्रोफेसर हो गए हैं। इस पे गौर की ज़रूरत है। फ़ॉरेन में प्रोफेसर होने के बाद, फुल प्रोफेसर होने के बाद ज़्यादा काम होता है। फिर ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, वो भी यूनिवर्सिटियों को रिलीफ दे। और आपके हुक्मरान, चौथा जो मेरा नुक्ता है, जो आपके हुक्मरान है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और बिलखुसूस जो आपने बात की है कि जनाब ये जो फ़लसफ़ा है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, अरबिक है, इंग्लिश है, फ़ारसी है, मैं इन्हें कल्चरल साइंसेज और लाइफ साइंसेज समझता हूँ। ये कोऑर्डिनेशन है हमारी यूनिवर्सिटियों को, तो कल्चर को, ज़बानों को प्रिजर्व करना है, ये भी इनका काम है। अमेरिका आज शवाहन की बारिश की वजह से अमेरिका नहीं है। 5700 यूनिवर्सिटियों की मीर साहब रिसर्च बिकती है। मुझे एक मलेशियन यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप हमें स्टूडेंट दें, हम ना फीस लेंगे, पैसे भी उन्हें देंगे, वजीफ़ा भी देंगे, हॉस्टल भी देंगे, और उनको यूनिवर्सिटियों में रखेंगे भी। मैंने कहा आप उनका क्या करेंगे? कहते हैं हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से रिसर्च करवाएंगे, वो बहुत अच्छे रिसर्चर है, और हम उनकी रिसर्च बेच के अपनी यूनिवर्सिटी चलाएंगे। दिस इज द मॉडल। ठीक जी। डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, अब आप पर जिम्मेदारी आप पड़ी है जी, तो कुछ वसाइल का एवेन्यू दिखाएंगे यूनिवर्सिटियों को आगे बढ़ने के लिए। ये नईम मसूद साहब तो कुछ रास्ता बता रहे हैं कि वाइस चांसलरों को भी ये करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को ये करनी चाहिए, सियासतदानों को ये। आप क्या कहते हैं जी, आपको क्या करना चाहिए? जी, ये बिल्कुल एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। जिन कौमों ने तरक्की की है, उनकी यूनिवर्सिटीज ने जिन मॉडल्स को इख्तियार किया है, उन्हीं मॉडल्स को हमें इख्तियार करना चाहिए। और उसमें जैसे रिसर्च कमर्शलाइजेशन है, पेटेंट्स हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च से अप्लाइड रिसर्च की तरफ पैराडाइम शिफ्ट है, इंडस्ट्रियल और बिजनेस प्रोफेशनल्स का बोर्ड ऑफ स्टडीज में शामिल करना है, मार्केट बेस्ड करिकुला बनाना है, और उसके बाद जो है जॉइंट वेंचर्स खड़े करने हैं, स्पिन आउट्स बनाने हैं, फिर जो है वो जो यूनिवर्सिटीज को कंपनीज बनाने की इजाजत देना है ताकि वो बिड करें, प्रोजेक्ट विन करें और उसके ऊपर चलें। फिर इनको सर एंडोमेंट्स अपनी खड़ी करनी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो है एंडोमेंट्स के साथ साथ इनको अपनी एलुमनाई को मुतहर्रिक करना होगा और उनसे फंडिंग लेनी होगी। तो ये बहुत से वो जराए हैं। हमें मालूम है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। फिर अपनी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनलाइज करना है, वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करके यहाँ लाना है और फॉरेन फैकल्टी को यहाँ लाना है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो यूनिवर्सिटीज के लिए आपको चलाना होगा। लेकिन उसके लिए आपको वसाइल जो है वो मुख्तस करना होंगे, इकोसिस्टम देना होगा, यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देनी होगी, हमें सपोर्ट फराहम करनी होगी सभी को मिलके, और तब हमारे मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सेल्फ सस्टेन भी हो सकती हैं, वो मुल्क के लिए रेवेन्यूज भी ला सकती हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स का हब भी बन सकता है। तो ये सारे काम हो सकते हैं अगर हम इनको प्रायोरिटी दें। ठीक है जी। जनाब डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, मेरे ख्याल मैं फुल्ली एंडोर्स करता हूँ जो शाहिद मीर साहब ने बातें कही हैं कि एजेंडा बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेरे ख्याल है हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ को
थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल लैंड वगैरह, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंस सेंटर्स बन सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये फंड रेजिंग की जो रिक्वेस्ट है वो यूनिवर्सिटी खुद भी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट को पैसा ना दे, वो अपने एडिशनल काम कर सकते हैं और इंडस्ट्री के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाकर कुछ इंडस्ट्री चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। मेरा फंड रेजिंग का मसला है, उसको हर लोकल लेवल पे करना पड़ेगा। और कुछ अब मेरे ख्याल है प्रोग्राम जो है आज के ज़माने में जो हम कहते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी की ज़माना आ गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करने पड़ेंगे जो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, उसके लिए इसके भी रिसोर्सेज उससे जनरेट कर सकते हैं। हमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी करने पड़ेंगे कि ज़रूरी नहीं कि सारे इन क्लास के क्लासेज हम बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। जी इब्राहिम हसन मुराद साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी सजाद साहब देखिए, आपके पास पब्लिक सेक्टर में अगर एक अच्छी टर्न अराउंड की एग्जांपल है तो वो आईबीए की शक्ल में है। आईबीए का जो टर्न अराउंड हुआ वो हुआ थ्रू डॉक्टर इशरत। अच्छा, आईबीए के अंदर उन्होंने कई अरब रुपए उनके ही अलुमनाई से जनरेट किए, टोटल कैंपस की जो है वो अपग्रेडेशन हुई और साथ उन्होंने एंडोमेंट फंड बिल्ड किया। अच्छा, आप ये देखें कि सबसे पहले जो काम करने वाले वो ये है कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं, जो हमारी एकेडमिक लीडरशिप है, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी डेवलपमेंट हो कि वो इस तरफ सोचें। अमेरिका के अंदर कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है अच्छी, उसका जो बजट है उसका 4 उसके हिस्से होते हैं। एक जो 4/4 उनकी इनकम है वो आती है उनकी ट्यूशन फीस है। हमें देखने की जरूरत है कि 25% इनकम हर यूनिवर्सिटी की उससे आ रही है कि नहीं आ रही, मोर और लेस। नंबर 2 जो होती है 25% उनकी इनकम होती है रिसर्च से। जिस तरह निजाम साहब ने भी कहा कि फाइजर ने लैब बनाई, जिस यूनिवर्सिटी में मैं था उसमें लैंड रोवर ने पूरा अपनी ऑटोमोटिव रिसर्च का सेंटर बनाया था। इस तरह बेतहाशा एग्जांपल है। एस्ट्राजेनेका की जो रिसर्च है वैक्सीन की, वो सारी ऑक्सफोर्ड के अंदर हुई थी। नंबर 3 जो है वो उनको इनकम आती है अपनी एंडाउमेंट से। तो ये जो है ये 75% इनकम का इधर आपका हो जाता है। और जो 1/4 है सिर्फ वो लेते हैं फेडरल ग्रांट, जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट उनको देती है। तो हमें ये जरूरत है कि एक तो हम अपनी सेंसिटाइज करें अपने वाइस चांसलर्स को, अपनी एकेडमिक लीडरशिप को, और इस तरफ वो अपना एक बिजनेस प्लान बनाएं कि किस तरह वो इस तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं। आप देखें कि हार्वर्ड जो है आज उसका $20 अरब का एंडोमेंट फंड है। पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $9 अरब है। अब हार्वर्ड ने तो कहीं जाके लोगों से जो है वो गवर्नमेंट से नहीं कहा कि आप हमें ये फंड एस्टेब्लिश करके दें, उन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज से थ्रू द रेपुटेशन एंड एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च ये एस्टेब्लिश किया है। तो हर यूनिवर्सिटी का इस तरह का एक एंडोमेंट फंड हो और जो एकेडमिक लीडरशिप है वो देखे कि सरप्लस और प्रॉफिट जो है उसका जो डिफरेंस है वो उनको पता हो कि सरप्लस जनरेट करना इज इंश्योर्स योर कंटिन्यूटी, ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी। अगर आपका सरप्लस नहीं, आप डेफिसिट में है, तो यू विल ऑलवेज बी आस्किंग फॉर मनी, बेगिंग पीपल फॉर मनी। ठीक बात है जी। नाज़रीन कराम, इसी पर हमें वक्फा लेते हैं और आखिरी सेगमेंट में तो मैं यही पूछूंगा कि खुलासा क्या है, कैसे इस बात को आप कंक्लूड करते हैं, और कुछ नहीं, बॉटम लाइन में पूछ लिया करता हूँ आमतौर पर। एक वक्फे के बाद हाजिर हो। नाज़रीन कराम, हम अब आखिरी वाले पे पहुँचे हैं, हम बात को कंक्लूड करना चाहते हैं। सब ने अपनी अपनी राय का हर पहलू से तज़किरा कर दिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस बात का खुलासा क्या है। जनाब नईम मसूद साहब। मीर साहब, जब तक हम 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मद्देनज़र नहीं रखते, एंटरप्रेन्योरशिप को मद्देनज़र नहीं रखते, और हमारा प्रोफेसर और ब्यूरोक्रेट संजीदा नहीं होता, हम यूनिवर्सिटियां नहीं चला सकते। मैं कहता हूं कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकती। अगर उसे हुकूमत ना भी पैसे दे तो चंद एक यूनिवर्सिटियों के अलावा सब यूनिवर्सिटियां चल सकती हैं। प्रोफेसर का प्रोफेसर होना ज़रूरी है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। जी शाहिद मनीर साहब, क्या लास्ट वर्ड्स होंगे? सर ऐसा है कि पंजाब में टोटल सर 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें बहुत सारी नई हैं और चंद एक पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। ऑन एवरेज ये यूनिवर्सिटी अपना 60% जो है वो फी रेवेन्यू से जनरेट करती हैं। बाकी 40% जो है ये गवर्नमेंट की फंडिंग इनको रिक्वायर्ड होती है। अभी सर ये हम स्टार्टअप कर रहे हैं कि ये शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एहसास जिम्मेदारी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रिसर्च कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएं। जैसे हसन मुराद साहब ने कहा है कि इतने % जो है वो रिसर्च कमर्शलाइजेशन की तरफ से आता है। ये हमारा जो ये शेयर है ये ना होने के बराबर है। फिर हम जो गवर्नमेंट हमें कोई 32 अरब रुपए की कंसल्टेंसी सर्विसेज मांगती है हर साल इश्तिहारात के जरिए। हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में बिडिंग कर सकती हैं और अगर उनके कंपनीज बनी हो तो वहां से ले सकती हैं। फिर इनके पास बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनको
गवर्नमेंट इजाजत दे तो वो उनके अगर उनको कमर्शियलाइज कर सकें तो उससे उनको बहुत से रेवेन्यूज आ सकते हैं जो कि एंडोमेंट्स में जा सकते हैं। फिर एंडोमेंट्स खड़ी करके की जा सकती हैं और फिर अपनी एलुमनाई को मुतहर्रिक करके उससे भी पैसे जो हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक बात। तो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस से ग्रांट्स जो हैं वो खड़ी की जा सकती खड़ी हैं। कर सकते तो हैं इस जी। तरीके से पीएचईसी ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, पीएचडी इंडिजिनस स्कॉलरशिप स्कीम, जिसका मकसद ही यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि हम अवार्ड करते हैं वो स्कॉलरशिप उन स्कॉलर्स को जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और बिजनेस के इश्यूज के ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन सर ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है सर इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। आपका ये यूथ जो है यही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। कल को ये जितनी ज्यादा सैलरीज के ऊपर, जितनी ज्यादा वेल्थ जनरेशन करेंगे, जितनी ज्यादा ये एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ये अरबों खरबों डॉलर जो है वो युवा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट करेंगे। ठीक बात जी। जी डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, मैं ये कहूँगा कि हमने जो बात नहीं कही अभी तक कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के जो करिकुलम है उसको हमने बनाना इंटरनेशनलाइज। आज के ज़माने में बहुत से करिकुलम जो है रेलेवेंट नहीं है जो हम लेके चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उस पर बात करनी पड़ेगी और डिजिटल लर्निंग पे काम करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटी हमारे पास कोलैबोरेट नहीं करती, वो कोऑपरेट ही नहीं करती। उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेट्स गेट टुगेदर, उनको एक्सेप्ट करें ताकि सब मिलकर जब बिड करेंगे और सारे रिसोर्स पूल करेंगे तो कंसोर्शियम यूनिवर्सिटी को बनना चाहिए। ठीक बात, सारे कोलैबोरेट करके काम अच्छा आइडिया जी। जी इब्राहिम हसन मुराद साहब। जी मैं तो आज के टॉपिक के लिहाज से यही कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया जो है वो अपनी एजुकेशन का जो स्पेंडिंग है एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी 2.9% से 6% पे लेके जा रहा है एक साल में, तो ऑब्वियसली हमें भी जितना हम इस पे स्पेंड करें, जितना हम इन्वेस्ट करें, तो इट विल ब्रिंग ग्रेट डिविडेंड्स। वो कम है जितना हम इस पे स्पेंड करें। नंबर 2 ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी आपके पास, उसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। और नंबर 3 ये है कि यू नीड टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज, जिस तरह बात हुई थ्रू रिसर्च इनकम, थ्रू एंडाउमेंट एंड थ्रू अदर एवेन्यूज। ठीक बात, ठीक बात। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। खुलासा इसका ये है कि यूनिवर्सिटियों को अपने सोर्सेज पैदा करने चाहिए रिसर्च के ज़रिए से और दूसरे तरीक़ों के ज़रिए से, और हुकूमतों को भी चाहिए कि तालीम को प्रायोरिटी दें अपने बजट में। डेवलपमेंट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट का सबसे अहम शोबा ये है कि तालीम का शोबा तरक्की करे। हायर एजुकेशन को फैलाना ज़िम्मेदारी है अब सूबाई हुकूमतों की, वफाक की नहीं है। सूबाई हुकूमतों को अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।